हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू जैज़ द इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम फिगर्स ऑफ स्पीच के विषय में बातें करेंगे। यानी फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, इनके कौन कौन से प्रकार होते हैं, क्लास 12th यूपी बोर्ड के इंग्लिश पेपर में कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच हमको पढ़ने होते हैं, इन सब के विषय में आज मैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप सभी लोग भी जानते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच को हिंदी में हम अलंकार बोलते हैं। जिस प्रकार हिंदी भाषा में अलंकारों का प्रयोग किया जाता है, ठीक वैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज में भी जो पोइटिक लाइंस होती हैं, उन पोइटिक लाइंस के इफ़ेक्ट को इंक्रीज करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। फिगर ऑफ स्पीच को डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि अ फिगर ऑफ स्पीच इज़ अ डिपार्चर from the ordinary form of ideas in order to produce, or we can say in order to increase the effect of the poetic lines। यानी इंग्लिश में जो अलंकार होते हैं उनका प्रयोग जो पोइटिक लाइंस होती हैं, उन पोइटिक लाइंस के इफ़ेक्ट को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हम सभी लोग जानते हैं जिस प्रकार आभूषणों का प्रयोग किया जाता है व्यक्ति की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, ठीक उसी प्रकार से किसी भी भाषा का अगर इफ़ेक्ट बढ़ाना है, उसकी सुंदरता को बढ़ाना, उसकी सरलता को बढ़ाना है, उसमें दिए गए भावों को बढ़ाना है, एक्सप्रेशंस को इंक्रीज करना है, तो उस पोइटिक लाइन में फिगर्स ऑफ स्पीच का प्रयोग किया जाता है। अब हम जानेंगे कि फिगर्स ऑफ स्पीच क्लास 12th के इंग्लिश पेपर में कौन कौन से होते हैं जिनको स्टूडेंट्स को स्टडी करना होता है। और अब हम बारी बारी से जानेंगे कि फिगर्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आपका आता है सिम्बली, जिसको हिंदी में हम उपमा अलंकार बोलते हैं। इसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो है मेटाफर, इसको हिंदी में हम रूपक अलंकार बोलते हैं। और नंबर 3 पे आता है पर्सोनिफिकेशन, इसको हिंदी में हम मानवीयकरण अलंकार बोलते हैं। नंबर 4 पे आता है आपका एपोस्ट्रॉफी, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं संबोधन कारक अलंकार। इसके बाद जो आता है वो है ऑक्सीमोरन, इसको हिंदी में हम विरोधाभास अलंकार बोलते हैं। और नेक्स्ट नंबर पे आता है आपका हाइपरबोल, जिसको हिंदी में हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। सबसे लास्ट में जो पॉइंट आता है वो है ऑनोमोटोपी, जिसको हिंदी में हम ध्वनि सूचक अलंकार बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको 1 बाय 1 बताया कि क्लास 12th के इंग्लिश पेपर में कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच आपको पढ़ने हैं। अब हम 1 बाय 1 ये जानेंगे कि किस फिगर ऑफ स्पीच की क्या परिभाषा होती है, उसको कैसे इंग्लिश में डिफाइन करना है, कैसे हिंदी में उसको समझना है, एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं। इन सब पॉइंट्स के विषय में अब हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात करेंगे नंबर 1 सिम्बली के विषय में। सिम्बली को हिंदी में हम उपमा अलंकार बोलते हैं। इंग्लिश में अगर हम इसको डिफाइन करें तो कह सकते हैं A simile is a figure of speech in which a comparison is made between two different kinds of objects which have at least one point in common। इसमें एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट होता है कि जो भी सिम्बली फिगर ऑफ स्पीच का सेंटेंस होगा, पोइटिक सेंटेंस होगा, उसमें अगर कंपैरिजन हो रही है तो उस कंपैरिजन को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ वर्ड्स हैं जिनका प्रयोग निश्चित रूप से किया गया होगा। इनमें सबसे पहले एज आता है, उसके बाद लाइक आता है, फिर उसके बाद सो आता है। ये 3 शब्द हैं जो अक्सर करके सिम्बली फिगर ऑफ स्पीच के सेंटेंस में दिए जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इन शब्दों के माध्यम से फिगर ऑफ स्पीच को पहचान भी सकते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, इट ड्रॉपेथ एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ। यहाँ इट का प्रयोग मर्सी के लिए किया गया है, जिसको कंपेयर किया है, किससे कंपेयर किया है, जेंटल रेन से। यहाँ एक तरफ जेंटल रेन है, दूसरी तरफ मर्सी है। जिस प्रकार जेंटल रेन आसमान से गिरती है पृथ्वी पर और सबका भला करती है, ठीक उसी प्रकार से मर्सी का जो गुण होता है, दया का जो गुण होता है, वो भी व्यक्ति के हृदय से निकलता है और जिसके प्रति भी दया का गुण दिखाया जाता है उसका भला होता है। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि वर्षा का जो गुण होता है वो स्वाभाविक गुण है। बारिश जो होती है वो किसी के वश में नहीं है।
बारिश को जब होना होगा तभी होगी। ठीक उसी तरह से जो दया का गुण होता है वो भी व्यक्ति के हृदय से जब निकलना होगा तभी निकलेगा। व्यक्ति जब चाहेगा तभी किसी को दया का गुण प्रदर्शित करेगा, अन्यथा वो किसी के दबाव में दया का गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दया का गुण एक तरफ, दूसरी तरफ रेन, दोनों को कंपेयर किया। दोनों के अंदर जो एक पॉइंट कॉमन है वो क्या है? स्वाभाविकता, नेचुरलिटी। शी इज एज फ्रेश एज ड्यू। यहाँ शी लड़की के लिए यूज़ किया गया है और ड्यू ओस की बूंद के लिए यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर शी एक लड़की है और ओस की बूंद एक अलग ऑब्जेक्ट हो गया। दोनों के बीच में एक कंपैरिजन, और वो कंपैरिजन क्या है? फ्रेशनेस की। यानी इनके अंदर जो एक समानता का गुण है वो क्या है? फ्रेशनेस का गुण है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इस सेंटेंस में सिंपली फिगर ऑफ स्पीच है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें एज का प्रयोग भी किया गया है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। माई लव्स लाइक अ रेड रेड रोज। इस पोएटिक लाइन में पोएट ने लव को कंपेयर किया है रोज से। रोज एक कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट है और लव एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। दोनों डिफरेंट हैं, दोनों के बीच में जो एक बात कॉमन है वो रेडनेस की कॉमन है, यानी कि दोनों का जो रंग होता है वो लाल रंग होता है। तो यहाँ ये बात कॉमन है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस सेंटेंस में सिंपली फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। दूसरा, हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें लाइक शब्द का प्रयोग भी किया गया है। एक बात फ्रेंड्स आपको याद रखनी है, ये ज़रूरी नहीं है कि लाइक का प्रयोग किया गया या एज का प्रयोग किया गया है तो वो सेंटेंस सिंपली फिगर ऑफ स्पीच के अंतर्गत हो ही हो। वो सिंपली फिगर ऑफ स्पीच के अंतर्गत तभी आएगा जब दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट होंगे, दोनों के बीच तुलना हो रही होगी, दोनों में एक चीज़ कॉमन ज़रूर होगी, कोई एक क्वालिटी कॉमन ज़रूर होगा। तो ये मैंने आपको बताया सिंपली फिगर ऑफ स्पीच के विषय में। अब हम बात करते हैं मेटाफर यानी कि रूपक अलंकार के विषय में। अब इसकी परिभाषा के विषय में जानते हैं। अब मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच थिंग्स कंपेयर्ड आर ट्रीटेड एज वन एंड द सेम, बट द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन सच एज लाइक सो आर नॉट यूज्ड। हम कह सकते हैं कि मेटाफर जो अलंकार होता है ये एक ऐसा अलंकार होता है जिसमें चीज़ें एक जैसी ही दिखाई गई होंगी एक बार में, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के बीच में। अगर हम हिंदी में इसको डिफाइन करें तो कह सकते हैं कि रूपक अलंकार एक ऐसा अलंकार होता है जिसके अंतर्गत तुलना करने वाली जो चीज़ें होती हैं उनको एक ही मान लिया जाता है, लेकिन उनके बीच में जो एक मानने वाली बात है उसको एक्सप्रेस करने वाले जो शब्द होते हैं जिनका प्रयोग सिंपली फिगर ऑफ स्पीच में अभी तक किया जा रहा था, यहाँ उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। एक सेंटेंस में हम कह सकते हैं मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिंपली। पहला एग्जांपल देखते हैं, लाइफ इज़ अ ड्रीम। यहाँ पे लाइफ इज़ अ ड्रीम यानी यहाँ कहा गया है कि जो जीवन होता है वो स्वप्न है, यानी दोनों के बीच में तुलना तो हो रही है कि जीवन एक स्वप्न होता है। और दूसरी बात क्या है, दोनों को एक ही माना गया है। यहाँ पे जीवन ही स्वप्न होता है और स्वप्न ही जीवन होता है। दोनों के बीच में एक जो कॉमन पॉइंट है वो क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। जब हम सो जाते हैं तो सोने के बाद जो हम सपना देखते हैं वो सपना कब टूट जाए, कब खुल जाए, इसका हमको नहीं पता रहता है। और ठीक इसी प्रकार से व्यक्ति का जो जीवन होता है वो जीवन कब अपने अंतिम समय पर पहुंच जाए, वो कब ख़त्म हो जाए, किसी को कुछ भी पता नहीं रहता। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं यानी लाइफ और ड्रीम, इन दोनों ही ऑब्जेक्ट में जो कॉमन पॉइंट है वो क्या है, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। स्वप्न का टूटना भी अनिश्चित है, कुछ नहीं पता, और ठीक इसी प्रकार जीवन भी अनिश्चित है, उसमें भी अनिश्चितताएं भरी रहती हैं। कुछ नहीं कहा जा सकता है कि किसी भी व्यक्ति का जीवन कब समाप्त हो जाए। अब दूसरे एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। यहाँ कंपेयर किए जाने वाले जो ऑब्जेक्ट हैं वो है एक तरफ लाइफ और दूसरी तरफ अ बेड ऑफ रोजेज यानी फूलों की सेज। जीवन जो होता है व्यक्ति का वो फूलों की सेज के समान नहीं होता, इतना मधुर नहीं होता है। जीवन कठिनाइयों से भरा रहता है। और यहाँ कंपैरिजन करने वाले जो शब्द हैं इनका प्रयोग भी नहीं किया गया है। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, द न्यूज़ वॉज अ डैगर टू हिज हार्ट। यहाँ पोइट जो कंपेयर कर रहा है वो क्या है, एक तरफ डैगर यानी चाकू, कटार कह सकते हैं हम, कटार होता है डैगर का मतलब, और दूसरी तरफ क्या है, न्यूज़।
यानी जो न्यूज़ थी, जो समाचार था, जो खबर थी, वो उसके हृदय पर ऐसे आघात किया उस न्यूज़ ने जिस प्रकार एक कटार व्यक्ति के शरीर पर आघात करती है। यानी कटार का जो गुण होता है वो क्या गुण होता है? चोट पहुंचाना। ठीक उसी प्रकार ये जो न्यूज़ है इसका भी गुण क्या है यहाँ पर? चोट पहुंचाना। दोनों के बीच जो सिमिलैरिटी है वो क्या है? वो है चोट पहुंचाने का गुण। तो यहाँ दोनों के बीच में तुलना हो रही है, लेकिन दोनों को एक माना गया है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। तो ये मैंने आपको बताया मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच के विषय में। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, पर्सोनिफिकेशन। हिंदी में इसको हम मानवीयकरण अलंकार बोलते हैं। इंग्लिश में अगर डिफाइन करें तो कह सकते हैं अ पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच in which lifeless objects or abstract ideas are thought of as persons having life। यानी इस अलंकार के अंतर्गत, इस फिगर ऑफ स्पीच के अंतर्गत जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ होते हैं, उनको हम ऐसे ट्रीट करते हैं मानो ये जीवंत हों, यानी उनमें जीवन हो। कह सकते हैं कि जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं या आइडियाज़ हों, विचार हों, उनको हम जीवित प्राणियों के रूप में मान लेते हैं। उदाहरण की बात करें, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। यानी जो अवसर होता है, ये मौका होता है, वो दरवाजे पर केवल एक बार दस्तक देता है। तो यहाँ देखिए, अपॉर्चुनिटी तो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, लेकिन दस्तक देने का काम जो करेगा, दरवाज़ा खटखटाने का काम केवल और केवल वही कर सकता है जिसके अंदर जीवन हो, जो जीवित हो। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी जो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था, उसको पोइट ने एक जीवित व्यक्ति के रूप में मानकर एक लाइन कह दी, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, लव इज़ ब्लाइंड। लव एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, ब्लाइंड कोई वस्तु तो होती नहीं है, लव कोई व्यक्ति तो है नहीं, लेकिन पोइट ने लव को ट्रीट कर दिया। कैसे ट्रीट कर दिया? एक ह्यूमन बीइंग के रूप में, कि लव जो होता है वो ब्लाइंड होता है, क्योंकि लव बगैर किसी जीवित प्राणी के संभव नहीं हो सकता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि पोइट ने लव को ट्रीट किया किस तरह से? एक ह्यूमन बीइंग की तरह से। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स। तो यहाँ पोइट ने डेथ को ट्रीट किया, किस तरह ट्रीट किया? एक ह्यूमन बीइंग के रूप में, जिसके हाथ हैं, कैसे हाथ हैं? ठंडे हाथ हैं। तो क्योंकि जब मृत्यु आती है तो व्यक्ति के हाथ पैर पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है, तो इसलिए यहाँ पोइट कह रहे हैं कि डेथ ने अपने ठंडे हाथ रख दिए। किसके ऊपर रख दिए? राजाओं के ऊपर रख देती है। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं, लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। एम्बिशन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, मॉक देयर यूजफुल टॉयल, टॉयल भी एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। यहाँ एम्बिशन एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है और टॉयल दूसरा एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। दोनों को पोइट ने ट्रीट किया, किस तरह से ट्रीट किया? एम्बिशन का मतलब यहाँ पे एम्बिशियस व्यक्ति, एम्बिशियस पर्सन्स, और टॉयल का मतलब यहाँ पर लेबर क्लास लोग, जो मजदूर लोग होते हैं, काम करने वाले लोग होते हैं, गांव के जो लोग होते हैं, जो खेतों में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं। तो पोइट यहाँ कहना चाह रहे हैं, जो अमीर लोग होते हैं, उन अमीर लोगों को, जो मजदूर वर्ग के लोग होते हैं, जो खेतों में काम करते हैं, मेहनत करके पैसे कमाते हैं, उनकी किसी भी तरह से हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो यहाँ यद्यपि पोइट ने एम्बिशन और टॉयल को यूज़ किया है, लेकिन दोनों को जो ट्रीट किया है वो अमीर और गरीब लोगों के रूप में ट्रीट किया है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच के अंतर्गत लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स को और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को पोइट ह्यूमन बीइंग्स की तरह से, एनिमेट ऑब्जेक्ट्स की तरह से ट्रीट करता है, जीवित प्राणियों के रूप में उनको मान करके कोई सेंटेंस, कोई पोएटिक लाइन को वो कंपोज करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की, जिसका नाम है एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी को संबोधन कारक अलंकार बोलते हैं। इसके अंतर्गत एड्रेस करके किसी को बोला जाता है, किसी को पुकारा जाता है। अगर इंग्लिश की बात करें तो कह सकते हैं एन एपोस्ट्रॉफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और एन आइडिया। एपोस्ट्रॉफी वह अलंकार है जिसके अंतर्गत मृत, अनुपस्थित या मानवीयकरण किए हुए पदार्थ या विचार को संबोधित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल,
ओ लिबर्टी वाई आर यू सो डियर। लिबर्टी एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, यहाँ हम उसको संबोधित कर रहे हैं, ऐसे पुकार रहे हैं जैसे वो हमारे सामने हो, और उससे कह रहे हैं अरे ओ लिबर्टी स्वतंत्रता, तुम इतनी सुंदर इतनी प्यारी क्यों हो। तो यहाँ ऐसे मान लिया हमने लिबर्टी को, मानो ये हमारे सामने है और उसको हम संबोधित कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ओ डेथ कम सून, हे मृत्यु तुम जल्दी आ जाओ। तो यहाँ पे मृत्यु एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, एक एब्सेंट आइडिया भी कह सकते हैं हम इसको हम संबोधित कर रहे हैं और संबोधित करके उसको पुकार रहे हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ओ जूलियस सीजर दाउ आर्ट माइटी यट। अब यहाँ देखिए जूलियस सीजर, आपको लग रहा है कि जूलियस सीजर तो पहले से ही नाम है, लेकिन ये जो सेंटेंस बोला गया ये तब बोला गया जूलियस सीजर जब मर जाता है। तो कहता है ओ जूलियस सीजर दाउ आर्ट माइटी यट, तुम्हारी जो ताकत है, तुम्हारी जो शक्ति है वो तो अभी भी उतनी ही शक्तिशाली है जितनी पहले थी। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ओ जजमेंट दाउ आर्ट फ्लेड टू ब्रूटिश बीस्ट। हे न्याय, तुम्हारी जो कला है वो अब ब्रूटिश बीस्ट यानी जो बहुत ज़्यादा क्रूर हैं उनके पास जा चुकी है। यहाँ हमने जजमेंट को एक ह्यूमन बीइंग मान करके उसको संबोधित कर लिया और पुकारते हुए कहा हे न्याय के देवता भी कह सकते हैं। यहाँ पर आपका जो न्याय करने का जो ढंग है वो अब जंगली व्यक्तियों के पास या फिर जो क्रूर व्यक्ति हैं उनके पास चला गया है। फ्रेंड्स, यहाँ आपके दिमाग में एक ये बात आ रही होगी, एक प्रश्न, एक क्वेश्चन ये ज़रूर क्रिएट हो रहा होगा कि पर्सोनिफिकेशन जो फिगर ऑफ स्पीच होता है उसमें भी लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही थी, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ की बात हो रही थी, यहाँ भी उन्हीं की बात हो रही है। तो इनमें आखिर अंतर क्या है? तो मैं आपको यहाँ अंतर एक लाइन में समझा देता हूँ। पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच के अंतर्गत जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स थे या फिर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ थे उनको पोइट ह्यूमन बीइंग यानी उनको पर्सोनिफाई कर रहा था, व्यक्ति के रूप में उनको मान रहा था, व्यक्ति की तरह से उनको ट्रीट कर रहा था। यहाँ पर क्या है, पर्सोनिफाइड आइडियाज़ को व्यक्ति के रूप में मान करके उनको संबोधित करना एपोस्ट्रोफी अलंकार कहलाता है। तो आशा करता हूँ ये दोनों के बीच का अंतर आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट यानी ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन को हिंदी में हम विरोधाभास अलंकार बोलते हैं। विरोधाभास का मतलब एक ऐसा आभास जिसमें विरोध उत्पन्न हो रहा हो। इंग्लिश में अगर डिफाइन करें तो कह सकते हैं ऑक्सीमोरन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट आइडियाज आर एडेड टू द सेम थिंग। यानी हम कह सकते हैं कि एक ही वस्तु के लिए दो अलग अलग विरोधी विचारों को जोड़ा जाता है, विरोधी विचारों का प्रयोग किया जाता है। अब इसको कैसे समझेंगे हम? जाहिर सी बात है एग्जाम्पल के माध्यम से ही समझेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल समझ लेते हैं। लाइफ इज़ बिटर स्वीट यानी कि जीवन कड़वा भी होता है और मीठा भी होता है। बिल्कुल सही बात है, जीवन जो होता है वो कड़वाहट और मधुरता दोनों से भरा रहता है। तो यहाँ पे पोइट ने दो शब्दों का एक साथ प्रयोग किया है। लाइफ के लिए दो शब्द प्रयोग किए हैं, विटर और स्वीट। तो यहाँ हम कह सकते हैं ये दोनों ही शब्द एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए ये ऑक्सीमोरन अलंकार के रूप में यहाँ पर प्रयोग किए गए हैं। दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं, ही इज़ रेगुलरली इरेगुलर यानी कि वो नियमित रूप से अनियमित है। तो यहाँ भी एक व्यक्ति है ही, उसके लिए प्रयोग किए गए शब्द क्या प्रयोग किए गए? रेगुलर और इरेगुलर। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ही वॉज फीलिंग स्वीट पेन, वह एक मधुर दर्द का आभास कर रहा है, मधुर दर्द को वो महसूस कर रहा है। यानी अब ये तो हम जानते हैं कि जब दर्द होता है तो दर्द में तो चोट लगती है तभी दर्द होता है, लेकिन यहाँ पोएट कह रहा है कि दर्द कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें व्यक्ति आनंदित महसूस करता है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, इट इज़ एन ओपन सीक्रेट यानी यह एक खुला रहस्य है, रहस्य भी और खुला भी है। ओपन और सीक्रेट दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स हैं, दोनों का प्रयोग साथ साथ किया गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस सेंटेंस में पोइट ने ऑक्सीमोरन अलंकार का प्रयोग किया है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल आवर सैडेस्ट थॉट्स। यानी पोइट यहाँ कह रहे हैं कि हमारे सबसे मधुर गीत वो होते हैं जो हमारे सबसे दुख भरे विचारों के विषय में बताते हैं। तो यहाँ पोइट ने स्वीटेस्ट सॉन्ग्स और सैडेस्ट थॉट्स दोनों को
यूज़ किया है पोइट ने, दोनों अपोजिट आइडियाज़ हैं, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि पोइट ने यहाँ पर ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया है। बात करते हैं अब नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की, जिसका नाम है हाइपरबोल। हाइपरबोल को हिंदी में हम अतिशयोक्ति अलंकार बोलते हैं, इंग्लिश में जान लेते हैं। इन हाइपरबोल थिंग्स आर शोन एज ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन दे रियली आर। हिंदी में हम कह सकते हैं कि हाइपरबोल एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसके अंतर्गत चीज़ों को दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है, या तो बहुत बड़ा चढ़ा करके या बहुत कम करके, या तो बहुत बुरा बता करके या फिर बहुत अच्छा बता करके। यानी हम कह सकते हैं कि चीज़ों को बड़ा चढ़ा करके जब हम प्रदर्शित करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि पोइट ने हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया है। एग्जाम्पल के विषय में हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। यानी अरब में बनाए जाने वाला जितना भी परफ्यूम है, अगर उस सारे परफ्यूम को इकट्ठा करके यहाँ लाया जाए, इस छोटे से हाथ को स्वीटन यानी कि मधुर नहीं बना सकता है, वो भी उसको खुशबूदार नहीं बना सकता है। यानी पोइट यहाँ इस सेंटेंस को बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके प्रदर्शित कर रहा है, तो पोइट ने यहाँ पे हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस। यानी एक ही बार में मैंने 10,000 देख लिए। तो एक बार में ये संभव नहीं है कि हम एक बार में इतनी सारी चीज़ों को देख पाएं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव नॉट सीन हिम फॉर एजेस। मैंने उसको युगों से नहीं देखा। 100 साल भी व्यक्ति जीवित नहीं रह पाता है, तो इतने एजेस कैसे वो जीवित रह पाएगा। तो यहाँ पोइट ने बड़ा चढ़ा करके सेंटेंस को कहा है। वन मोर सेंटेंस देख लेते हैं इसी फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड, बेलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वॉज गे। बेलिंडा मुस्कुराई और पूरी दुनिया मुस्कुराने लगी। इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पोइट ने इस सेंटेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके प्रदर्शित किया है। हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच का इस सेंटेंस में प्रयोग पोइट ने किया है। तो ये मैंने आपको हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच के विषय में जानकारी दी। तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं अपने लास्ट पॉइंट की ओर, जिसका नाम है ओनोमोटोपी, जिसको हिंदी में हम ध्वनि सूचक अलंकार बोलते हैं। अगर इंग्लिश में इसको डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच साउंड सजेस्ट द मीनिंग और सेंस। यानी जो साउंड होती है वही मीनिंग को समझा देती है या फिर उसके भाव को प्रदर्शित कर देती है। उदाहरण देखते हैं, बीज हम, यानी जो मधुमक्खियां हैं वो भिनभिनाती हैं। अगर कहीं भिनभिनाने की आवाज़ आ रही होगी तो उससे पता चल जाएगा क्या होगी, मधुमक्खियां होंगी। द कैट्स म्यू, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। तो यहाँ म्यू जो साउंड है वही बिल्ली के विषय में भी मीनिंग को सजेस्ट कर देता है। म्यू मतलब बिल्ली का चिल्लाना। द स्नेक हिसिज, सांप फुसकारता है, फुसकार मारता है। तो हिसिज जो वर्ड है ये एक साउंड फुल वर्ड है, इसमें साउंड है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, आई हर्ड द वाटर लैपिंग ऑन द क्रैक। मैंने पानी को सुना छप छप की आवाज़ करते हुए। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, कुकूज कू, कोयल कू कू करती हैं। यहाँ कू जो वर्ड है वो साउंडिंग वर्ड है, उससे कोयल के कू कू करने की आवाज़ का पता चलता है। फ्रेंड्स, मैंने आपको फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड लगभग सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं, लेकिन अगर फिर भी आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई और क्वेश्चन उठ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिए। कमेंट ज़रूर करा करिए, क्योंकि कमेंट अगर आप लोग नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो कमेंट ज़रूर करिए। और फ्रेंड्स, यदि आपको ये आज की वीडियो लेक्चर में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तभी आप इस वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दें, जिससे कि आपके फ्रेंड्स को भी इसकी जानकारी मिल सके। और फ्रेंड्स, यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन करते हुए ऑल को सेलेक्ट कर लें, जिससे कि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।